तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। अच्छा। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की कल्पना कीजिए। अच्छा। मतलब वो इतना जीनियस था कि उसने वाईफाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा डिजाइन किया था। अरे वाह, मतलब आज के इंटरनेट में उसका बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा। लेकिन उसकी आदतें थोड़ी अजीब थीं। वो हमेशा अपनी जेब में $100 के नोटों की गड्डियां लेके घूमता था। और सिर्फ मजे के लिए वो सोने के सिक्के प्रशांत महासागर में फेंक देता था। क्या? मतलब सिर्फ मजे के लिए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। और सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। एक बार वो एक होटल में था। हाँ। और किसी बात पर मैनेजर से भिड़ गया। ओके। गुस्से में उसने एक लैंप तोड़ दिया। हाँ। मैनेजर ने कहा, सर ये $500 का है। तो उसने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर $5000 मैनेजर के मुंह पे फेंके। 5000? हाँ। हाँ। और बोला, ये लो 5000 और अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। जाहिर है कुछ ही सालों में वो दिवालिया हो गया। माँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अब एक दूसरे आदमी की कहानी सुनिए। रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड। वो एक साधारण सा चौकीदार था और एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरता था। पूरी जिंदगी बस यही काम किया है। बिल्कुल आम आदमी। बिल्कुल। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो पता चला कि वो अपने पीछे $8 मिलियन छोड़ गया है। एक मिनट, क्या $8 मिलियन? मतलब आज के हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ रुपए। हाँ, 6.5 करोड़। एक चौकीदार और 6.5 करोड़, ये कैसे हो सकता है? कोई लॉटरी वोटरी लगी थी क्या? नहीं, कोई लॉटरी नहीं, कोई विरासत नहीं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, हाँ, पैसे के मामले में एक जीनियस पूरी तरह से फेल क्यों हो जाता है और एक आम इंसान जिसके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं, वो इतनी बड़ी दौलत कैसे बना लेता है? सही सवाल है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान से मिले कुछ विचारों के आधार पर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना आपकी डिग्री से ज्यादा आपके व्यवहार पर क्यों निर्भर करता है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर हमारी सोच कितनी पर्सनल और आप कह सकते हैं इमोशनल होती है। हम देखेंगे कि किस्मत, रिस्क और हमारी जिंदगी के तजुर्बे हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझना कि बस इतना काफी है कहना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे ताकतवर फाइनेंशियल स्किल क्यों है। चलिए उस टेक एग्जीक्यूटिव की कहानी पर वापस आते हैं। सोने के सिक्के समुद्र में फेंकना, $500 के लैंप के लिए $5000 देना, ये साफ दिखाता है कि वो कितना होशियार भले ही रहा हो, पैसे को लेकर उसका रवैया बहुत ही बचकाना था। हाँ। और यहीं पर सारा खेल है। पैसे के मामले में दिमाग से ज्यादा जरूरी आपका स्वभाव होता है। आप कितने होशियार हैं इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपका अहंकार या आपका डर आपको गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दे। सही बात है। वो टेक एग्जीक्यूटिव शायद गणित और टेक्नोलॉजी में जीनियस हो, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालने के मामले में वो पूरी तरह फेल हो गया। उसकी होशियारी उसके किसी काम नहीं आई क्योंकि उसका व्यवहार उसे बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है हमारे हीरो रोनाल्ड रीड, एक मामूली चौकीदार। उसने बस एक सादा जीवन जिया, अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाएं और उन्हें ब्लू चिप शेयरों में निवेश कर दिया, यानी देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में। हाँ। और फिर दशकों तक बस इंतजार किया। और नतीजा $8 मिलियन। ये कहानी ये साबित करती है कि आपको फाइनेंस का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अनुशासन और धैर्य है तो आप असाधारण दौलत बना सकते हैं। रोनाल्ड रीड ने कुछ भी मुश्किल नहीं किया, उसने बस कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया और सबसे जरूरी बात, वो लंबे समय तक टिका रहा। ये तो कमाल है। लिनन, हमारे स्रोतों में एक और कहानी है जो रोनाल्ड रीड के बिल्कुल विपरीत है। रिचर्ड फुस्कोन। अच्छा। ये कोई आम आदमी नहीं थे। हार्वर्ड से पढ़े हुए, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव। ओह, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल के। हाँ, इतने सफल कि 40 की उम्र में रिटायर हो गए थे और उनका नाम 40 अंडर 40 लिस्ट में था। मतलब 40 साल से कम उम्र के सबसे सफल लोगों में। बिल्कुल। कागज पर तो वो रोनाल्ड रीड से 100 गुना ज्यादा काबिल थे। जाहिर है। लेकिन फुस्कॉन ने भी वही गलती की जो टेक एग्जीक्यूटिव ने की थी, अहंकार। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया। घर इतना बड़ा था कि उसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल थे। एक मिनट, महीने का रखरखाव का खर्च कितना था? $90,000 से ज्यादा। क्या? महीने का $90,000? मतलब लगभग 7.5 लाख रुपए सिर्फ घर के रखरखाव पर? हाँ। ये तो किसी की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। सही बात है।
और फिर आया साल 2008 का वित्तीय संकट। और वो संकट उस कौन को पूरी तरह से डुबो गया होगा। बिल्कुल। इतना ज्यादा कर्ज और एक ऐसी जायदाद जिसे आप रातों रात बेच नहीं सकते, इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें दिवालिया बना दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है? एक हार्वर्ड का पढ़ा लिखा जीनियस दिवालिया हो रहा है और एक चौकीदार करोड़पति बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। ये एक व्यवहारिक कला है जहां आप कैसा व्यवहार करते हैं ये इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं। ये कमाल की बात है कि दो लोग एक ही दुनिया में रह के कितनी अलग हकीकत देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे व्यक्तिगत अनुभवों की वजह से। हाँ। स्रोत कहते हैं कि पैसे के बारे में हमारे निजी तजुर्बे, दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% ही होते हैं, लेकिन हमारी सोच का 80% हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, और हर किसी की सच्चाई अलग होती है। जैसे 1930 की महामंदी। हाँ। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का अनुभव एक आम आदमी से बिल्कुल अलग था। कैसे? कैनेडी ने बाद में कहा था, मुझे महामंदी के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था, मैंने तो महामंदी के बारे में हार्वर्ड में जाकर किताबों में पढ़ा। वाह, मतलब जो घटना करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी, वो उनके लिए सिर्फ एक किताबी चैप्टर था। बिल्कुल। एक और उदाहरण फॉक्सकॉन कंपनी का है, जो ताइवान की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है। अगर कोई अमेरिकी वहां काम करने के हालात देखेगा तो शायद उसे वो शोषण लगेगा। लंबे समय तक काम, कम वेतन। हाँ, बाहर से तो ये लगेगा। लेकिन स्रोत में एक चीनी कर्मचारी के भतीजे का नजरिया दिया गया है। हाँ। उसने लिखा, लोग कहते हैं कि मेरी आंटी का शोषण हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले वो क्या करती थी? क्या करती थी? वो एक वेश्या थी। उस पुरानी जिंदगी के मुकाबले एक स्वेट शॉप में काम करना मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा सुधार है। अब कौन सही है और कौन गलत? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इसी वजह से निवेश और पैसे को लेकर बुद्धिमान लोग भी आपस में सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि वे अलग अलग हकीकत जी रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत अनुभवों की वजह से नहीं है, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है ना? बिल्कुल। बिल गेट्स की कहानी को लीजिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत होशियार और मेहनती थे, लेकिन वो किस्मत वाले भी थे। बहुत ज्यादा किस्मत वाले। 1968 में बिल गेट्स दुनिया के उस इकलौते हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां एक कंप्यूटर था। सिर्फ एक ही स्कूल में? हाँ, सियाटल का लेकसाइड स्कूल। ये 10 लाख में एक वाली बात थी। उस जमाने में तो ज्यादातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी वैसा कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बिल गेट्स के पास था। तो अगर वो किसी और स्कूल में होते तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता? कहना मुश्किल है। वाह, ये तो वाकई 10 लाख में एक वाली बात है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि किस्मत एक दोधारी तलवार है। अगर गेट्स की किस्मत अच्छी थी तो कोई ऐसा भी था जिसकी किस्मत उतनी ही खराब थी। हाँ, बिल्कुल। और विडंबना देखिए, वो उन्हीं के साथ थे, गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त केंट इवेंस। दोनों में एक जैसा जुनून, एक जैसा टैलेंट था। दोनों ने साथ मिलकर कंपनी शुरू करने की योजना भी बनाई थी। फिर क्या हुआ? ऐसा हो नहीं सका। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट इवेंस की मौत हो गई। ये एक रैंडम हादसा था। ये दिखाता है कि जिस किस्मत ने गेट्स को बनाया, उसी किस्मत के दूसरे रूप यानी जोखिम ने इवेंस को मिटा दिया। हम अक्सर बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानियों में उनकी साहसी दूरदर्शिता की तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूरदर्शिता और लापरवाही के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। शायद वो बस किस्मत वाले थे कि बच गए। तो मान लीजिए कोई किस्मत और जोखिम के इस खेल में जीत भी गया और अमीर बन गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, अमीर बने रहना तो शायद उससे भी मुश्किल काम है। हाँ, ये बिल्कुल अलग स्किल है। हमारे स्रोतों में रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां हैं। दोनों पहले से ही बेनतहा अमीर और सफल थे। कितने अमीर? गुप्ता की कुल संपत्ति $100 मिलियन थी। मैडॉफ का जो कानूनी कारोबार था, सिर्फ वही उसे सालाना 25 से 50 मिलियन डॉलर कमा कर देता था। तो सवाल उठता है कि जब आपके पास पहले से इतना कुछ है, तो आप और ज्यादा के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगाएंगे? क्यों? इसका एक कारण है जिसे स्रोत लक्ष्य का खिसकते रहना कहते हैं। मतलब आपकी चाहत कभी खत्म नहीं होती, आप हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। रजत गुप्ता एक मल्टी मिलियनेयर थे, लेकिन वो अपने आसपास के अरबपतियों के क्लब में शामिल होना चाहते थे, और उस एक कदम और ऊपर जाने के लिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराध किया और जेल गए। इसका मतलब अमीर बनने के लिए जो गुण चाहिए, वो अमीर बने रहने के लिए जरूरी गुणों से बिल्कुल अलग है। अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए।
थोड़ी सी विनम्रता और थोड़ा सा डर। डर? इस बात का डर कि जो आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से वापस भी जा सकता है। जेसी लिवरमोर की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो महान स्टॉक ट्रेडर। हाँ। 1929 में जब अमेरिकी बाजार क्रैश हुआ और पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, उन्होंने एक ही दिन में आज के हिसाब से $3 बिलियन से ज्यादा कमाए। एक दिन में $3 बिलियन। उसके बाद क्या हुआ? उस सफलता के बाद उनका आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। उन्हें लगा कि वो बाजार से ज्यादा होशियार हैं। उन्होंने और बड़े और ज्यादा जोखिम भरे दाव लगाए और आखिर में अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ? हाँ, अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो अमीर बनने में माहिर थे, लेकिन अमीर बने रहने में उतने ही अनाड़ी। तो फिर अमीर बने रहने का राज क्या है? शायद इसका जवाब वॉरेन बफे की कहानी में है। ये तो अविश्वसनीय है। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। इसे थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आपका पैसा अपने लिए और पैसा कमाता है और फिर वो नया पैसा भी कमाने लगता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, लेकिन 10, 20, 30 साल बाद ये एक स्नोबॉल की तरह बन जाता है जो पहाड़ से नीचे आते हुए बढ़ता ही जाता है और बड़ा होता जाता है। हाँ, बफे ने कोई रॉकेट साइंस वाला निवेश नहीं किया। उन्होंने बस अपने स्नोबॉल को 75 साल तक लुढ़कने दिया, बिना उसे टूटने दिए। सबसे बड़ी कमाई सबसे ज्यादा रिटर्न से नहीं, बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे दाव नहीं लगाने चाहिए जो हमें खेल से ही बाहर कर दें। बिल्कुल। सबसे जरूरी है खेल में बने रहना। बिल्कुल। आपको आर्थिक रूप से अटूट होना होगा। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये योजना बनाना है कि जब योजना के हिसाब से कुछ ना हो तब क्या करना है। मतलब एक प्लान भी होना चाहिए। हाँ, आपको हमेशा गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए। यही वो सुरक्षा का मार्जिन है जो आपको बाजार के बुरे से बुरे दौर में टिके रहने में मदद करता है, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो आज हमने जो बातें की उनका निचोड़ क्या है? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वित्तीय सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप क्या जानते हैं और इस पर ज्यादा कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। एक जीनियस दिवालिया हो सकता है और एक चौकीदार करोड़पति बन सकता है। दूसरी बात, किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है जो उनके अपने अनुभवों से बनती है। इसलिए कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। हाँ। अमीर बने रहने के लिए आक्रामकता नहीं, बल्कि विनम्रता और लंबे समय तक टिके रहने की मानसिकता चाहिए। और ये समझना कि मेरे पास काफी है, ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी वित्तीय कौशल है। बिल्कुल। ये दौड़ जीतने के बारे में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि दौड़ में बने रहने के बारे में है, ताकि आप आखिरी लाइन तक पहुंच सकें। एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है, ये स्रोत इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति का मनोविज्ञान उसके वित्तीय नतीजों को कैसे बदलता है। लेकिन तब क्या होता है जब लाखों लोगों का व्यक्तिगत मनोविज्ञान अपनी अपनी कहानियों, डरों और उम्मीदों के साथ बाजार में एक साथ टकराता है? अच्छा सवाल है। क्या शेयर बाजार हमारी सामूहिक मानवीय प्रकृति का एक विशाल अराजक प्रतिबिंब मात्र है? और अगर ऐसा है तो क्या हम इसे कभी भी सच में समझ सकते हैं या सिर्फ इसमें लंबे समय तक टिके रहने की ही उम्मीद कर सकते हैं?